नमस्कार बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आशा संवाद के इस नए एपिसोड में। बहनों, जैसा कि आप सभी जानती हैं, प्रसव के बाद माँ और नवजात दोनों की देखभाल बहुत जरूरी होती है। कई बार कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि प्रसव के समय या उसके बाद माँ को समस्या हो जाती है। तब माँ को अतिरिक्त ध्यान और निगरानी की आवश्यकता होती है। इन्हीं को हम हाई रिस्क पीएनसी यानी उच्च जोखिम की प्रसूता की देखभाल कहते हैं। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि प्रसूता की देखभाल में आशा बहनों की क्या भूमिका है और समय पर रेफरल क्यों जरूरी है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हम आमंत्रित करते हैं हमारी विशेष अतिथि डॉक्टर अर्चना मिश्रा, वरिष्ठ संयुक्त संचालक मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश को। सभी आशा बहनों को नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करना चाह रहे हैं, जिसमें डिलीवरी के बाद जो जटिलताएं महिलाओं को होती हैं और जिसके कारण कई बार इतने खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि महिला की जान भी जा सकती है। और जैसा आप सभी आशा बहनों को पता है कि आप लोग जो हैं होम विजिट्स करती हैं प्रसव के बाद, जिसको HBPNC कहते हैं। तो आप लोग की जो विजिट्स होती हैं उसमें आप लोगों को कई विषय महत्वपूर्ण रहते हैं, लेकिन कुछ मुद्दे जिन पे आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा आपको पता है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद 2 दिन बाद डिस्चार्ज हो जाता है, 2 से 3 दिन तक अस्पताल में रखते हैं और सिजेरियन के बाद में 7 दिन तक अस्पताल में रखा जाता है। जब महिला घर आती है तो कई बार उसको इतने खतरनाक लक्षण होते हैं, जैसे सबसे पहले डिलीवरी के बाद में ब्लीडिंग होना, और वो घर आने के बाद भी हो सकता है। तो जब आप होम विज़िट करें तो महिला से ज़रूर पूछें कि आपको ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, और वो कई बार बता नहीं पाती है तो आपको उसको लक्षण देख के ये समझना है कि कहीं उसे चक्कर तो नहीं आ रहे हैं, बेहोशी तो नहीं आ रही है, चलने में सांस तो नहीं फूल रही है। तो ये अगर लक्षण हैं तो ऐसी कंडीशन में या तो उसको ब्लीडिंग बहुत हो रही है या उसका BP भी बढ़ा हो सकता है, जो प्रसव के दौरान बढ़ा हो। तो इसको हम लोग नज़रअंदाज ना करें। इसमें आप तुरंत जो है CHO को बताएं, ANM को बताएं, और ज़रूरत पड़ने पे हमें तत्काल महिला को जो है FRU में, जहां ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधा हो, डॉक्टर पदस्थ हो, वहां पे आप उसको रेफ़र करें। इसके अलावा भी कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स महिलाओं को होती है जिसमें आपको सजग रहने की ज़रूरत है। आप दूध पिलाने के विषय में पूछते ही हैं महिलाओं से कि बच्चा ढंग से दूध पी रहा है कि नहीं, लेकिन अगर वो बताती है कि उसके ब्रेस्ट में सूजन है, बहुत दर्द हो रहा है, तो वो ब्रेस्ट एब्सेस हो सकता है। ठीक है, तो ब्रेस्ट एब्सेस जो है उसको भी लाइटली नहीं लेना है। ब्रेस्ट एब्सेस के लिए भी हमको CHO ANM को बताना है, क्योंकि कई बार वो ब्रेस्ट का फोड़ा होता है और उसमें हमको एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत रहती है। इसके अलावा पेशाब में जलन, पेशाब का ना उतरना, क्योंकि टाँके लगते हैं कई बार डिलीवरी के वक्त, तो दर्द के मारे पेशाब नहीं उतरती है या फिर उसको संक्रमण हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे में एंटीबायोटिक की आवश्यकता होती है। और नीचे साफ़ सफाई का भी बहुत ध्यान देना की आवश्यकता रहती है कि हम साफ़ सफाई जो है प्रॉपरली करें। अगर महिला को टाँके आते हैं तो टाँकों को भी साफ़ सुथरा रखना जो है ज़रूरी है। जब भी शौच जाए तो अच्छे से जो है गर्म पानी से टाँकों को जो है धो लिया जाए। और अगर बदबूदार पानी आ रहा है और एकदम रक्तस्राव काला काला सा या पीला सा हो रहा है और दुर्गंध आ रही है, तो ये भी एक संक्रमण का लक्षण है। ऐसी स्थिति में भी हमको जो है ANM CHO को बताना है, क्योंकि उसमें भी एंटीबायोटिक स्टार्ट होती है और चिकित्सीय सलाह की बात की जाती है। और जो HBPNC है, इसमें जो विजिट्स हैं संस्थागत प्रसव के बाद, तो वो 3रे दिन पे है, 7वें दिन पे है, 21वें दिन पे है और 42 डेज़ पे है, मतलब 1.25 महीने पे। लेकिन अगर बच्चा कमज़ोर होता है तो एडिशनल विजिट्स भी आप लोग करती हैं। तो जब भी आप घर पे मिलने जाएं, बच्चे को भी देखने जाएं, बच्चा अगर कमज़ोर है, बीमार है, दूध नहीं पी रहा है, तो साथ ही माँ को भी देखें। इसके अलावा आपको
हमेशा एक चीज़ ज़रूर पूछनी है कि आयरन कैल्शियम खा रही है कि नहीं। प्रसव के 6 माह के बाद आयरन कैल्शियम की गोली खानी है, और जब भी बच्चे को टीका लगवाने जाएं तो वो आयरन कैल्शियम की गोली आप एएनएम से महिला को दिलवाएं। आप खुद भी डिपो होल्डर हैं, आप खुद भी दे सकती हैं, और ये इंश्योर करें कि 6 महीने तक महिला जो है आयरन और कैल्शियम की गोली खाए। इसमें एक बात आपको और बता दें कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है प्रसव के बाद में तो 250 रुपये का इंसेंटिव भी है, जिसका प्रावधान किया गया है, जो आशा बहनों के ही लिए है। यदि आप इस तरीके की कोई जटिलता पाती हैं और चिकित्सक से उपचार करवाती हैं तो आपको 250 रुपये की भी पात्रता है। तो आप ये जो प्रसव के बाद होने वाली मातृ मृत्यु हो इनको बचा सकती हैं, इन महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल कर सकती हैं, और समय से उनको चिकित्सीय उपचार पहुंचाकर आप जो है स्वस्थ माँ और स्वस्थ शिशु की परिकल्पना को साकार कर सकती हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने बहुत सरल शब्दों में बताया कि कैसे प्रत्येक माँ और बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, खासकर उन प्रसूताओं को जो प्रसव के बाद घर जाने के पश्चात उच्च जोखिम श्रेणी में आ जाए। पिछले एपिसोड में नवजात शिशु और प्रसूता की देखभाल कार्यक्रम के बारे में जाना था, जिसमें 42 दिन तक सामान्य शिशु और 56 दिवस तक उच्च जोखिम के शिशु की देखभाल करना है। साथ ही माताओं को नहीं छोड़ना है। हमें ये समझना होगा कि माता की भी 42 दिन तक देखभाल अनिवार्य क्यों है, क्योंकि अधिकांश माता एवं शिशु में इस समय संक्रमण की संभावना ज्यादा होती है। लगभग प्रति वर्ष 2,90,000 माताओं की प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान, शिशु जन्म के समय या उसके पश्चात मृत्यु हो जाती है, और इनमें से हम शिशु जन्म के पश्चात 45 दिन तक होने वाली मृत्यु को रोक सकते हैं यदि सही समय पर उसे रेफर कर उपचार करा दिया जाए। जब आप शिशु की देखभाल के लिए HbA1c फॉर्मेट भरती हैं, तब आपको माताओं की जानकारी जरूर से प्राप्त करना है, जिससे उनमें उच्च जोखिम के लक्षणों का चिन्हांकन किया जा सके। उच्च जोखिम की प्रसूता में यदि ये चिन्ह आपको दिखते हैं तो उन्हें आपको रेफर करना है। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि इन लक्षणों के पाए जाने पर आपको क्या करना है। चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर कोई महिला संक्रमण से ग्रसित हो तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर माँ को तेज बुखार या ठंड लगे, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो, हाथ पैरों में सूजन महसूस हो, ब्लड प्रेशर में गिरावट आए या स्तनों में दर्द और सूजन महसूस हो, तो यह संक्रमण के लक्षण हो सकते हैं। अब हमने संक्रमण के लक्षणों को जान लिया है, तो हम ये देखते हैं कि हमारी आशा दीदी इन संक्रमण को कम करने के लिए क्या क्या कर सकती हैं। सबसे पहले माँ को संक्रमण से बचाने के लिए साफ सफाई रखने की सलाह दे सकती हैं। अगर किसी महिला को तेज बुखार हो या ब्लड प्रेशर में गिरावट आए तो तुरंत आप उनको अस्पताल देने की सलाह दे सकती हैं। माँ को सही आहार और आराम लेने की सलाह दें, और अगर माँ को पहले से ही कोई संक्रमण हो तो डॉक्टर द्वारा दी गई हर दवाई का नियमित रूप से लेना जरूरी है। याद रखें दीदी, सेप्सिस गंभीर हो सकता है, लेकिन सही समय पर पहचान और इलाज करने से इसे रोका भी जा सकता है, और इससे हम हमारे परिवार के भविष्य के स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं। आज हम बात करेंगे रक्तस्राव के बारे में। आम भाषा में हम इसे खून बहना भी कहते हैं। अक्सर ये समस्या डिलीवरी के बाद हमें महिलाओं में देखने को मिलती है। अधिक रक्तस्राव खतरनाक हो सकता है, इसलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे रक्तस्राव के बारे में और जानेंगे कि ये क्यों खतरनाक होता है और इसकी समय पर कैसे पहचान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे रक्तस्राव की पहचान करना। वैसे तो डिलीवरी के बाद थोड़ा बहुत खून बहना सामान्य है, लेकिन माँ को डिलीवरी के कुछ दिनों बाद भी खून ज़्यादा आ रहा है और दिन में 5 से ज़्यादा पैड बदलने पड़ रहे हैं, या कपड़ा का मोटा तह बार बार पूरा भीग रहा है, तो ये खतरे की घंटी हो सकती है। रक्तस्राव खतरनाक क्यों है? अधिक रक्तस्राव से हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, जिससे शरीर के अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है।
लंबे समय तक खून की कमी से कमजोरी बढ़ सकती है और समय पर इलाज न मिला तो माँ की जान भी जा सकती है। रक्तस्राव का उपाय कैसे कर सकते हैं? अधिक खून बहने पर हमें बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना है। तुरंत माँ को पास के स्वास्थ्य केंद्र में रेफर करें। जितनी जल्दी इलाज मिलेगा उतना ही सुरक्षित रहेगा। याद रखें, समय पर इलाज मिलेगा तो माँ की जान बच सकती है। हमें सतर्क रहना है, सही समय पर सही कदम उठाना है। दीदी, अक्सर हम देखते हैं कि महिलाएं गर्भावस्था और डिलीवरी के बाद खाने का ध्यान नहीं रखती, जिसके चलते उन्हें कमजोरी और गंभीर समस्याएं होने लगती हैं। तो आइए आज हम सीखेंगे कि भोजन में हम ऐसी किन चीज़ों को शामिल करें जिससे हम गर्भावस्था और डिलीवरी के बाद कमजोरी से बच सकते हैं। गर्भवती महिलाओं के आहार के बाद अब हम जानेंगे कि डिलीवरी के बाद महिलाओं को क्या खाना खिला सकते हैं। अगर डिलीवरी नॉर्मल हुई है तो हमेशा हल्का और पौष्टिक खाना खाएं ताकि शरीर जल्दी ठीक हो, जैसे दूध, दलिया, मूंग की दाल और हरी पत्तेदार सब्जियां। अगर डिलीवरी ऑपरेशन से हुई हो तो शरीर को ज्यादा प्रोटीन और आयरन की जरूरत होती है। इसके लिए प्रोटीन युक्त खाना खाएं, जैसे मूंगफली, अंडा, दूध, मेथी, गुड़ और हरी सब्जियां, ताकि शरीर जल्दी ठीक हो। डॉक्टर से मिलना कब जरूरी है? अगर किसी गर्भवती महिला को बहुत ज्यादा कमजोरी लगे, चक्कर आए, बहुत ज्यादा उल्टी हो या खून की कमी लगे तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। याद रखिए दीदी, गर्भावस्था और डिलीवरी के बाद अच्छा खाना खाना बहुत जरूरी है। सही पोषण से माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। वाह, इस वीडियो ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि कैसे हमारी एक छोटी सी जागरूकता एक माँ और बच्चे की जिंदगी बचा सकती है। अपने इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं एक प्रेरक कहानी। हमारी एक आशा बहन श्रीमती आशा मोरे ने कैसे एक दिव्यांग महिला के संतान के सपने को साकार किया और उसकी लगातार की गई मदद से दिव्यांग महिला ने स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। ग्राम नरगांव में निवासरत आशा श्रीमती आशा मोरे के यहाँ पर एक हितग्राही दोनों पैरों से विकलांग एवं चलने में असमर्थ हैं। वह गर्भवती हो गई थी, परंतु उन्हें नहीं पता था कि गर्भवती होना और बच्चे को जन्म देना अन्य सामान्य महिलाओं की तरह था या नहीं। उसकी इस शंका के समाधान के लिए आशा ने पहल की और उसे बताया कि दोनों पैरों से विकलांग होने के कारण वह उच्च जोखिम में है और उनका प्रसव केवल सीजर के माध्यम से ही हो पाना संभव था। इस संबंध में आशा ने उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ CHO एवं ANM से संपर्क किया। उनके साथ उस हितग्राही से गृह भेंट कर उन्हें परामर्श दिया कि बच्चे को जन्म देना उनके व बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है, परंतु हितग्राही बच्चे को जन्म देना चाहती थी। इस स्थिति में हितग्राही की इच्छा का सम्मान करते हुए आशा और उप स्वास्थ्य केंद्र नरगांव की स्वास्थ्य टीम ने उनका पंजीयन किया एवं इंदौर के शासकीय MY अस्पताल से संपर्क कर हितग्राही की जानकारी दी। इस बीच आशा गर्भवती के घर जाकर उसका लगातार फॉलो अप करती रही और परामर्श देती रही। समस्त प्रकार की जांचें कराई। जब प्रसव का समय आया तब आशा उन्हें शासकीय एवं Y अस्पताल इंदौर में सिजेरियन के लिए लेकर गई। इसके पश्चात आशा द्वारा चिकित्सालय में प्रसूता को हर प्रकार का सहयोग प्रदान किया गया, जिससे वह शिशु को स्तनपान कराने से लेकर अन्य देखभाल करने में सक्षम हो सकी। इसके पश्चात घर आने पर शिशु एवं मां के समस्त फॉलो अप कर समय पर टीकाकरण कराया। माता को शिशु की देखभाल करने में हर संभव मदद एवं परामर्श प्रदान किया। इस प्रकार एक परिवार का सपना पूरा हो सका। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि आशा बहनें केवल गांव की स्वास्थ्य रक्षक हैं। आपके समर्पण और तत्परता से ही कई घरों में खुशियां कायम हैं। अब समय है प्रश्न उत्तर सत्र का। हमारे बीच हैं डॉक्टर राकेश बोहरे, वरिष्ठ संयुक्त संचालक आशा कार्यक्रम। वे आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमारी आशा सुपरवाइजर हैं नीता गुप्ता जी, उमरिया जिले के पाली ब्लॉक से हैं। इनका प्रश्न है कि इनके यहाँ गर्भवती माता जो कि HIV पॉजिटिव है,
उनकी डिलीवरी के बाद जो बच्चे की HbA1c विजिट करना है वो सामान्य दूसरे बच्चों की भांति करना है या उस पर कुछ विशेष सावधानी रखना होगी सर? इसमें बहुत सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है कि जैसे सारे बच्चों की करते हैं वैसे ही उसकी पूरा ग्रह आधारित भेंट हमें उन्हीं दिनों में उसी तरीके से सारी सलाह है, उसी तरीके से सारे टीकाकरण, उसमें आपको कुछ भी अलग नहीं करना। और कई बार तो हम उनके परिवार या आशा या किसी को जानकारी भी नहीं रहती कि HIV पॉजिटिव है, मगर उसमें ना हमें कोई चिंता करना है, ना हमें उनको कोई भय करना है, और उससे कोई इन्फेक्शन ना दूसरों को होता, ना उसको कोई परेशानी होती। सारे टीका उसको वैसे ही लगेंगे, इसमें कुछ भी अंतर आपको नहीं करना। अंतर सिर्फ एक यही है कि हम जब अच्छा जांच करते हैं तो बच्चे को कुपोषण होने की संभावना नहीं रहती। जब हम अच्छे से उसकी सारी जांच कराएंगे, टीका लगाएंगे, तो उसको बीमारी होने की संभावना नहीं रहती। अगर उसको कुछ करना रहता है तो हमारे डिस्चार्ज के पूर्व हमारे डॉक्टर उसको सलाह देते हैं, वो उसकी पर्सनल सलाह होती है। वो जिस मरीज को डिस्चार्ज करते हैं उसके बारे में संबंधित आशाओं को भी जानकारी नहीं दी जाती। अगर आपको कभी ऐसा पता चल भी जाता है कि इसको HIV पॉजिटिव है तो आपको उसके साथ बिल्कुल लेस मात्र भी भेदभाव नहीं करना है। HIV का हमें एक ही ध्यान रखना है, आपने देखा होगा प्रथम त्रैमासिक में हम सभी महिलाओं की HIV पॉजिटिव है कि नहीं है इसकी जांच कराते हैं। इस चीज़ को गोपनीय रखना है, और जितने जल्दी पता चलता है तो हम उसको ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे उसके होने वाले गर्भस्थ शिशु और गर्भ के होने के समापन होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद उसके बच्चे को आगे संक्रमण ना रहे। आजकल इतनी अच्छी दवाइयाँ हैं कि जब हम उनकी दवाइयाँ जल्दी शुरू कर देते हैं तो उनके बच्चे को आने वाले भविष्य में इन्फेक्शन होने की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। तो हमें सामान्य जैसे बच्चों की जांच कराना है वैसे ही हमें उसकी ग्रह आधारित भेंट करके जांच करना है। सभी उसको सलाह देना है, उसको कैसे हमें कंगारू मदर केयर करना है, या कैसे हमें उसको दूध पिलाने का तरीका है, या क्या क्या हमें वैक्सीन कब कब लगाना है, या उसमें कोई गंभीर बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो कब रेफ़र करना है। ये सब चीज़ें जैसे हम अन्य बच्चों को करते हैं वैसे ही इसकी हमें करना है। धन्यवाद सर। सर अगला प्रश्न हमारी एक आशा बहन है जो कि विदिशा जिले के लश्करपुर गांव से है। उनका प्रश्न है कि यदि कोई किशोरी बालिका उस माहवारी समय पर नहीं आती है और उसके पेट में दर्द भी रहता है तो इसका क्या कारण है? हमारे जो किशोरी बालिकाएं रहती हैं इनमें 10 से 15% ऐसी संभावनाएं रहती है कि उनको माहवारी ज़्यादा दिन में आए या अनियमित तरीके से आए या पेट में दर्द हो। ये एक बिल्कुल सामान्य सी समस्या है जो हम फील्ड में अक्सर देखते हैं जब हम गांव क्षेत्र में या कहीं भी हम काम करते हैं। इसके दो प्रमुख कारण हैं। एक तो प्रमुख कारण है कि हो सकता है हमारी जो किशोरी बालिकाएं हैं उनमें खून की कमी हो, और इसके लिए हमारे यहाँ किशोरी बालिकाओं को अनुपूरक हम जो आयरन फोलिक की गोलियां देते हैं उसका कारण यही है कि हम उनको 100 दिन की गोलियां खिलाते हैं, उनमें खून की कमी ना हो। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि उनमें जो हमारा जो मासिक धर्म होता है उसमें पेट में संकुचन होता है, उसमें दर्द होता है। एक सामान्य सी चीज़ है, उसमें हम आपको मालूम ही होगा जैसे कि हम उनको डाइसाइक्लोमिन की गोलियां देते हैं। जैसे ही उनका दर्द शुरू होता है 3 दिन तक हम डाइसाइक्लोमिन की गोलियां आप अपने महिला चिकित्सक को दिखा के उनको दवाइयां देते हैं। इनका एक दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि उनको पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़ हो, PCOS कहते हैं जिसको हम। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़ सिंड्रोम जो होता है उसमें हमारी ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट रहते हैं जिनका भी उपचार हमारी महिला चिकित्सक देती हैं। तो हमें तो सिंपल, अगर उनको दर्द होता है तो उनको देख लें कि खून की कमी तो नहीं है। अगर दर्द होता है तो दर्दनाशक जो पेट में माहवारी के समय दिया जाता है वो गोली हमारी आसानी से सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, आपकी ANM बहन के पास, हमारे CHO के पास, सभी के पास उपलब्ध है। आप उनको दे सकते हैं। एडवांस डोज भी दे सकते हैं जिनके हमें मालूम है कि हर बार इनको दर्द होता है तो दर्द होने पर ये गोली लें, कुछ खाने के बाद खाली पेट गोली ना लें। साथ में उनकी अन्य जांच भी करा लें। और हमें अगर भविष्य में एक अच्छी स्वस्थ हमारे जैसे हमने अभी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चलाया था, हमें अगर स्वस्थ परिवार को रखना है तो नारी स्वस्थ होना चाहिए। नारी स्वस्थ जब रहेगी जब किशोरी बालिका, जब उसके परिवार की
शुरुआत अभी नहीं हुई है। जब से ही हम उसकी नींव को सुदृढ़ करें, मतलब उसको हम स्वस्थ रखें, इसके लिए हमारा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसका आधार स्तंभ हमारा खून की कमी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एनीमिया नहीं रहेगा, शरीर मजबूत होगा, तो आने वाला उसका भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है। उससे हमारा जो माहवारी की इरेगुलरिटी है ये भी समाप्त हो जाएगी। और भी अन्य कारण हो सकते हैं, मैंने अभी 2 कारण बताए, पहला खून की कमी, दूसरा बताया पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो इन दोनों के अलावा कुछ हार्मोनल कारण दूसरे भी हो सकते हैं। इसके लिए अगर इसके बाद भी उसको दिक्कत होती है तो महिला चिकित्सक से हम उसको जाके जांच करवा लें, आप उसको रेफ़र करें, महिला डॉक्टर को दिखा लें। अगर तत्काल नहीं दिखा पा रहे हैं, तत्काल गोलियां खिलाएं, फिर उसके बाद उसको डॉक्टर्स को दिखा लें। सर, अगली व्यथा जो है अर्चना नायक हमारी आशा बहन जी हैं, उन्होंने बताई है कि उनकी बेटी को प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट टीडी का इंजेक्शन लगाने के बाद खुजली होने लगी। फिर 5वें महीने में ब्लीडिंग होने पे सोनोग्राफी कराई, तब पता चला कि प्लेसेंटा प्रीविया है। लेकिन फिर ऐसी गंभीर खतरे को देखते हुए उनकी प्री मैच्योर डिलीवरी कराई गई। 1300 ग्राम का बच्चा हुआ। अभी जो हमारी आशा बहन जी हैं वो अपनी प्रसूता बेटी का और नवजात शिशु का दोनों का देखभाल कर रही हैं, आशा कार्यकर्ता के रूप में भी और माँ के रूप में भी। तो ये व्यथा सर उन्होंने अपनी बताई है। नहीं, व्यथा नहीं, ये तो एक बहुत अच्छी कथा है। क्यों व्यथा नहीं है? क्योंकि अगर आप आशा नहीं होती तो वो लड़की कहीं और ट्रीटमेंट जो कराती, उसको आपने बेहतर तरीके से जानते हुए माँ और बच्चे की जान बचाई। साथ में आपने अपने बच्चे और आने वाले नाती के लिए बेहतरीन सबसे अच्छा एक सहयोग किया, जो अनमोल है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। क्योंकि एक जीवन, 2 जीवनों की आपने रक्षा की, प्लेसेंटा प्रीविया वाले और कम वजन वाले। आपने निश्चित तौर पर कंगारू मदर केयर भी कराया होगा, ब्रेस्ट फीडिंग भी कराया होगा, माँ का बेहतर उपचार उपलब्ध कराया होगा, सारा आपने पोषण सलाह सब कुछ दिया होगा। तो इसको व्यथा नहीं, ये तो आपके जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट। कहते हैं ना, जब हम कुछ चिकित्सा क्षेत्र में काम करते हैं तो काम तो हम कर ही रहे हैं, इसके साथ जो हम बहुत अच्छा एक काम करते हैं कि मानवता की सेवा करते हैं। तो आपने तो मानवता की सेवा की, अपनी बेटी की सेवा की, और अगली पीढ़ी मतलब तीसरी पीढ़ी को भी आपने बचाया। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है। आप यही मानिए, आगे मैं तो ये कहूँगा कि पूरे गांव की जो बेटियां हैं वो मेरी बेटियां हैं, वैसे ही समझ के आप सेवा करेंगी तो आपका सेवा जो है एक बहुत सत्कार, जो अच्छा सदकार्य जो है, इसके कारण बहुत सारा हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा उदाहरण बनेगा। तो मैं तो आपको इस अवसर का, आपने जो बेहतरीन काम किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमने अच्छे तरीके से अपने परिवार के लोगों की भी देखभाल की है। थैंक यू सर। सर, ग्वालियर लश्कर वार्ड क्रमांक 51 से हमारी आशा बहन है संगीत कुशवाहा। उनका प्रश्न है कि क्या गर्भावस्था के दौरान दूसरे महीने में टीटी का इंजेक्शन लगवाने से गर्भपात हो सकता है? नहीं, ये जो आप कह रहे हो बिल्कुल नहीं। क्योंकि टीटी के इंजेक्शन लगाने से सिर्फ टिटनस की बीमारी कंट्रोल होती है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पहले बहुत सारे परिवारों में बहुत सी लड़कियां सिर्फ टिटनस जैसी सिंपल से इंजेक्शन, एक छोटा सा इंजेक्शन जो सरकारी अस्पताल में फ्री आप लोगों के प्रोत्साहन से लगता है, उसके कारण कितनी महिलाओं की, कितनी बेटियों की जान चली गई। गर्भावस्था के दौरान अगर टिटनस नहीं लगता तो हमें टिटनस होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, और उसके कारण कई अब मृत्युएं जो होना है, अब हम लगवा रहे हैं इसलिए उनकी मृत्यु होना बंद हो गई। तो ये बिल्कुल ये मत सोचिए कि हमारा टिटनस के इंजेक्शन का पहला डोज देने से किसी का गर्भपात अगर टिटनस नहीं देते तो भी जिन कारणों से होना था होगा, अगर लगाते हैं तब भी जिन कारण से होना होगा। टिटनस लगाने से ये होगा कि उस इंजेक्शन के लगने के बाद वो टिटनस बीमारी से संरक्षित हो जाएगी। टिटनस, या जिसको धनुष टंकार बीमारी हम कहते हैं, धनुष टंकार भी इसलिए कहते हैं कि वो एकदम अकड़ जाता है, आदमी धनुष के आकार का हो जाता है। तो ऐसी जो बीमारी है उसके होने की संभावना हमने गर्भवती महिला में कम कर दी है, पर इसका गर्भपात से कोई संबंध नहीं है। सर, हर्रई ब्लॉक जिला छिंदवाड़ा से हमारी आशा पर्यवेक्षक बहन संगीता साहू ने प्रश्न पूछा है कि किसी महिला को सिकल सेल में थैलीसीमिया माइनर आ रहा है,
तो ऐसी स्थिति में क्या आयरन टैबलेट उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? हमारा थैलेसीमिया माइनर जो रहता है उसमें चूँकि ब्लड नहीं चढ़ाया जाता, उसको ब्लड की बोतल नहीं लगाई जाती, इसलिए उसमें लोहे तत्व की प्रचुरता नहीं रहती। सिंपल सी बात है, अगर लोहे तत्व की प्रचुरता नहीं है शरीर में तो आयरन फोलिक की हमें गोलियां खिलाना है। तो थैलेसीमिया माइनर में हमें कुछ भी भेद नहीं करना है, जैसे अन्न को देते हैं वैसे ही आयरन फोलिक इसमें देना है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं करना। और बड़ा अच्छा लगा आज सब हम लोगों ने डिफरेंट बिल्कुल अलग अलग टाइप के सवाल आपने पूछे। मैं तो अभी आपसे यही कहूँगा कि जिन आशा बहनों ने अभी तक आशा संवाद के कुछ चैनल या कुछ एपिसोड नहीं देखे हैं वो भी देखें। आपके कुछ जो भी नए सवाल आपके दिमाग में आते हैं, जो आपको कार्य के दौरान मेडिकल स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ की आवश्यकता होती, निसंकोच आप पूछिए। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का हम जो हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बेहतर से बेहतर आपको जो समाधान मिलेगा वो हम अवश्य उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। अपेक्षा है कि हमारी आशा बहनों को उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आप इसी प्रकार आगामी एपिसोड में भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछें जिससे उनका समाधान किया जा सके। तो साथियों, आज के एपिसोड से हमने जाना कि उच्च जोखिम वाली प्रसवोत्तर माताओं की पहचान समय पर करना जरूरी है। प्रसव के बाद के 48 घंटे प्रसूता और शिशु के लिए सबसे संवेदनशील होते हैं। उनको इस अवधि में चिकित्सालय में रहना आवश्यक है। इसके पश्चात 42 दिन तक प्रसूता की सघन देखभाल आवश्यक है। इसमें आपको अतिरिक्त कुछ नहीं करना है, सिर्फ शिशु के साथ माता की भी जानकारी प्राप्त करना है और परामर्श प्रदान करना है। समय पर रेफरल करें और हर माँ बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इसी संदेश के साथ आज का आशा संवाद यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई सीख के साथ। कृपया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे संवाद की प्रक्रिया से सरलता से जुड़े रह सकें। धन्यवाद। नमस्कार।